नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 16 पाठ पढ़ रहे थे पानी की कहानी। इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक ओस की बूंद होती है, वो लेखक के कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ जाती है और लेखक को ऐसा लगता है कि ओस की बूंद मुझे कुछ कहना चाहती है, कुछ उसको आवाज़ सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है। ऐसे में वो देखता है कि ओस की बूंद के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। और उसकी बूंद लेखक को क्या बताती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ओस की बूंद बताती है कि मैं तो ओस हूँ और इस पत्ते में से आई हूँ। उस पत्ते में से कैसे आई वो भी बताती है कि जो पानी होता है वो हम पेड़ पौधों में डालते हैं, वही पानी पौधों की जड़ों में डाला जाता है और जड़ों से ही वो पूरे पौधे में पहुँच जाता है ना। जड़ों से ही वो तने में, शाखाओं में, पत्तियों में, सभी जगह पहुंच जाता है। तो ऐसे में उसकी बूंद कब आती है? जब वो पानी पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों उस पत्ती में से ही उसकी बूंद बाहर निकलती है। और फिर वही ओस की बूंद लुप्त कब हो जाती है? जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, सूर्य की उष्मा जब उस पर पड़ती है उस समय ओस की बूंद लुप्त हो जाती है। वहीं पर ओस की बूंद ने अपने बारे में बताया था कि बहुत दिन पहले की वो बात बता रही है। ओस की बूंद उसने क्या बताया था बहुत दिन पहले की कि एक तो नाम होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। जो पुरखे थे ना, पुरखे यानी पुराने जो व्यक्ति थे, वो हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन नाम लेते थे और ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन नाम लेते थे, है ना। तो हाइड्रोजन का अर्थ क्या हो गया? हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का अर्थ क्या हो गया? ऑक्सीजन। जब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की रासायनिक क्रिया होती है ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों की जो रासायनिक क्रिया होती है उसी कारण जल की उत्पत्ति होती है। जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों का जो रासायनिक क्रिया होती है उससे जल की उत्पत्ति होती है, उससे जल बनता है। तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों ही गैस है ना, सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। अब उसमें एक दिन की ऐसी बात बताई है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो उसने बताया है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि एक आकाश पिंड था। क्या था? प्रकाश पिंड। आकाश में एक प्रकाश पिंड था और वो बहुत बड़ा था। वो प्रकाश पिंड क्या था? बहुत बड़ा था और वो तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था और जो जो वो सूर्य के पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जा रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। अब यहाँ पर एक कल्पना में लगा सकते हो कि कोई ऐसा पिंड हो जो सूर्य से लाखों गुना बड़ा हो और यदि वो सूर्य से टकरा जाए तो सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला था, लेकिन जो उसकी आकर्षण शक्ति थी ना वो बहुत तेज थी। उसकी विकर्ण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। यानी सूर्य के 2 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? सूर्य के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तो आसमान में रहा और दूसरा टुकड़ा है वो उस पिंड के पीछे पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका। अब कितनी दूर जाएगा उस पर? तो वह भी कई टुकड़ों में टूट गया। सूर्य के 2 टुकड़े हो ही रहे थे, एक टुकड़ा है उस पिंड के पीछे जा रहा था और वो भी इतना खिंचाव है सहन नहीं कर पाया और फिर उस टुकड़े के भी कई टुकड़े हो गए और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी है ये आग का गोला थी। हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा आग का गोला थी। फिर क्या था? समय बदलता गया, परिवर्तित होता गया, बहुत दिन निकलते गए। ऐसे में फिर यही आग का गोला है वो ठंडा हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पहले क्या थी? एक आग का गोला थी। कैसे थी आग का गोला? कि कई बहुत सालों पहले की बात है, जिस समय सूर्य था और फिर एक प्रकाश पिंड ऊपर दिखाई दे रहा था। उस प्रकाश पिंड के आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के 2 टुकड़े हो गए।
एक टुकड़ा उसके पीछे चलता गया और फिर वो खिंचाव सहन नहीं कर पाया और फिर उस टुकड़े के भी कई टुकड़े हो गए। उन्हीं में से पृथ्वी भी एक टुकड़ा, यानी पृथ्वी पहले क्या थी, एक आका गोला थी। ये बात इसमें बताई गई। फिर आगे क्या बताया गया था, उसे बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया है ना, उसके कारण ही जल की उत्पत्ति हुई है। अब पहले जल था वो किस रूप में था, वाष्प रूप में था, भाप रूप में था। फिर वो ठोस बर्फ के रूप में हो गया था। उसके बाद में जब सूर्य प्रकाश उस बर्फ पर पड़ने लगा था तो फिर वो बर्फ भी क्या थी, पिघलने लग गई। तो वो फिर किस रूप में हो गया, तरल रूप में हो गया। तो फिर कौन से रूप में हो गया था, जल तरल रूप में हो गया था। तो इतने दिन आनंद के काटने के बाद दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ हमारे भार से हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। यानी शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है। ठोसपन को कब छोड़ दिया, जब सूर्य है उसकी उष्मा पानी पर पड़ने लग गई। तो फिर पानी क्या हो जाएगा भाई, बर्फ है वो तो पिघल जाएगी, पिघल करके पानी ही हो जाएगी। अब कई जगह ये सब देखने को मिलता है, कई महीने ऐसे होते हैं कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, ऐसे में पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ इलाके होते हैं जहाँ वहाँ पर ठंड भी पड़ती है, जैसे हिमालय पर्वत है वहाँ पर ठंड पड़ती है ना। तो ऐसे कुछ स्थान, अलग अलग स्थान होते हैं। कहीं पर पानी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर पानी गर्म ज़्यादा होगा, और जहाँ पर गर्मी कम होगी वहाँ पर पानी कम गर्म होगा। तो कई माह समुद्र में इधर उधर घूमती रही कौन, ओस की बूंद। और फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। यानी गर्म धारा, यानी जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर जल क्या होगा, गर्म ही होगा। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी, और इसके फलस्वरूप वह पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई, है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर पानी भी गर्म ही होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णन करने योग्य है। वर्णातीत का अर्थ होता है वर्णन करने योग्य है। मैं अभी तक समझती समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। यानी पहले तो ओस की बूंद समझती थी समुद्र में तो क्या है, जल ही जल है। लेकिन बाद में उसको पता चला कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है, यानी समुद्र में अन्य जीव भी रहते हैं। पानी के अलावा समुद्र में अन्य जीव भी रहते हैं। उसमें नीरा नमक भरा। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। यानी इसमें यह भी बताया है कि समुद्र में खारा पानी किस कारण है, क्योंकि उसमें नमक भरा हुआ है। समुद्र का पानी खारा किस कारण है, नमक के कारण। और हमें जो नमक मिलता है वो हमें किससे प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कुछ जीवों की बात की गई है कि कौन कौन से जीव हैं समुद्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे रहने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखने को मिलती हैं, जो मनुष्य से कई गुना लंबी होती हैं। उस एक मछली तो ऐसी थी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे, है ना। और 8 हाथों का प्रयोग वो किस काम में लेती थी, शिकार करने में। वह किस शिकार को जकड़ लेती थी, है ना। तो इस प्रकार से समुद्र में कई प्रकार के जीव भी मिलते हैं, है ना। इन जीवों का नाम ध्यान में रखना है आपको कि धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ और कई कई मन भारी कछुए, हाथों वाली मछलियाँ, ये जीव के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और एक मछली तो ऐसी देखी थी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और उसके 8 हाथ थे, और वह 8 हाथों को किस काम में लेती थी, शिकार करने में। उसके बाद में हमने पढ़ा था इसमें कि समुद्र है, समुद्र में पानी पानी होता है, और इतना पानी होता है कि सूर्य का प्रकाश है वो नीचे तल तक नहीं पहुंच पाता। भाई पानी ज़्यादा होगा तो सूर्य प्रकाश नीचे तल तक कैसे पहुंचेगा,
नहीं पहुँचेगा तो नीचे क्या रहेगा, अंधेरा ही तो रहेगा। तो इस बारे में ओस की बूंद क्या बताती है कि वह कहती है कि मैंने नीचे एक ऐसी वस्तु देखी कि वह चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, भाई सूर्य प्रकाश तो नीचे तल तक नहीं पहुंचता तो वो अंधेरा ही रहेगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बलग आगे देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। कहने का मतलब अंधेरे में तो क्या दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में ओस की बूंद सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो फिर ऐसा हुआ कि ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कि कोई लालटेन लिए घूम रहा हो, कि ऐसा जीव आ गया सामने। कि लालटेन में क्या होती है, रोशनी तो होती है लालटेन से, तो ऐसा जीव सामने आ गया जिसकी लालटेन जैसी रोशनी थी। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। वह जीव क्या थी, मछली थी, और उसके शरीर से एक प्रकाश की चमक निकल रही थी, है ना। तो इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी, और यह जब भूखी होती थी ना तो पेट भर उनका भोजन करती थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि समुद्र में कई तरह के जीव रहते हैं, और एक ऐसी मछली भी समुद्र में रहती है जिसका शरीर है वो प्रकाश देता है। अब इसमें यह भी बताया गया है कि नीचे ज़मीन में, सॉरी नीचे पानी में क्या है, तो नीचे पानी है जो समुद्र है, समुद्र में छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ भी बहुतायत से उगे हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगे हुए हैं, है ना। नीचे समुद्र के नीचे है ना, छोटे ठिंगने और मोटे पत्ते वाले पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं, और इन पहाड़ियों गुफाओं में नाना प्रकार का अर्थ होता है, अनेक प्रकार के जीव भी रहते हैं। फिर उसके आगे इसने बताया है कि यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे थे। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। कहने का तात्पर्य क्या है कि समुद्र का पानी कितनी गहराई तक हो सकता है, कितनी गहराई तक हो सकता है, 3 मील की गहराई तक हो सकता है, 3 मील या उससे अधिक समुद्र का पानी है। वो नीचे तल से कितना ऊपर तक रहता है, 3 मील या उससे अधिक। तो मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी, है ना। और ऐसे में मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। अब बात आती है वहाँ पर समुद्र के पास, समुद्र के पास चट्टान भी होती हैं। तो मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। चट्टान होती हैं और कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अलग अलग जगह की मिट्टी है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो कहीं जहाँ पर अपनी धरती की बात करते हैं तो कहीं पर मैदानी भूभाग हैं, तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं मिट्टी में समतल है, पृथ्वी समतल है, तो कहीं क्या है ऊबड़ खाबड़ भी है, कहीं पृथ्वी आपको खोखली भी मिलेगी। तो यहाँ पर ये पृथ्वी क्या है, खोखली है। क्या ये पृथ्वी खोखली है। कहीं समतल जगह मिलेगी आपको, कहीं पर पहाड़ी इलाके मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत कम होती है, और जहाँ पर पृथ्वी खोखली होती है वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और समुद्र के पास है ना ज्वालामुखी फटने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जब तापक्रम अधिक हो जाता है ना तो वहाँ पर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो यहाँ पर भी पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होने पर हम लोगों ने सोचा क्या करना चाहिए। तो कुछ उसमें उत्साही युवा थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि हम खोज करेंगे। क्या खोज करेंगे कि पृथ्वी के हृदय में घूमकर देखेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या छिपा हुआ है, कि पृथ्वी के अंदर क्या छिपा हुआ होता है। तो नीचे आप पृथ्वी की खोज की बात कर रहे हो
तो आपको पता ही है कि पानी कहाँ से आता है, पृथ्वी के नीचे से आता है। कोई खनिज पदार्थ मिले हैं, जितनी धातुएं मिली हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, पृथ्वी के नीचे से ही मिले मिले हैं। तो कहने का मतलब है पृथ्वी है अपने अंदर बहुत कुछ समाये हुए है। अब वो पृथ्वी के अंदर क्या है वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था। वहाँ पर केवल चट्टानें थी, जिनमें लाल रंग की चट्टानें और पीले रंग की चट्टानें थी, और अनेक प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। अब इनको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर ना कोई धातु तो है ही नहीं, फिर भी ये आगे बढ़ रहे थे। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बच गई। क्या दुर्घटना हुई कि ये लोग है ना अंधाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़ रहे थे, और ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। अब तापक्रम ऊंचा हो गया और यहाँ पर फिर वो उनके अगुआ कांपने लगे, यानी पैर कांपने लगे। देखते देखते उनका शरीर ओजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैसों की रासायनिक क्रिया के कारण जल की उत्पत्ति होती है। लेकिन यहाँ पर तो ये हो गया कि ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। यही दुर्घटना सबसे बड़ी दुर्घटना थी और इसने मेरे कान खड़े कर दिए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना होने जा रही थी कि जिसमें क्या था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दोनों अलग अलग हो चुके थे, है ना। और अब ये लोग ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम तेजी से बाहर फेंक दिए गए, हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े पीछे देखने से। कहने का मतलब यहाँ पर ज्वालामुखी फट गया था। दुर्घटना होने वाली थी। ज्वालामुखी फटते हैं तो कैसे वो लपटें उठती हैं, कैसे धुआं उठता है, तो यही बात इसमें बताई गई है कि पृथ्वी फट गई थी या ज्वालामुखी फट गया था। धुआं, रेत, पिंगली धातुएं धातुएं थी वो भी पिघल गई थी, क्योंकि भाई ज्वालामुखी फटता हो उसमें आग की लपटें उठती हैं, तो ऐसे में वो सब कुछ जल जाता है। तो धातुएं भी पिघल चुकी थी, लपटें निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने को हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया कि तुम ज्वालामुखी की बातें कह रही हो। लेखक समझ गया था कि बात किसकी की जा रही है, ज्वालामुखी की बातें की जा रही है। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुराने सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लाते, कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वसंत किलोले करते फिरते थे। कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर है कि ज्वालामुखी फट गया था उस समय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अलग अलग हो गई थी। ऐसे में जो जल है वो भाप रूप में ऊपर जा चुका था। इसलिए वो उसकी बूंद कह रहे कि हम स्वतंत्र रूप से हिलोले कर रही थी। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले थे। अब भाप भी ऊपर उड़ उड़ रही थी। ऐसे में जो जलकण थे ना, वो भाप उन जलकण से मिल गए और इस कारण वो कण क्या हो गए, भारी हो गए। जलकण मिलने के कारण जो पानी था जो वो क्या हो गया, भारी हो गया और नीचे झुकाए। यानी नीचे झुकाए मतलब फिर से जैसे मौसम परिवर्तित होता रहता है ना। तो जब भाप ऊपर जाती है तो उससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है। और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। बूंद बनकर मतलब क्या है, बादलों से बरसात होती है। भाई तापमान ऊंचा हो जाता है ना, बहुत तेज गर्मी हो जाती है। तो समुद्र का पानी क्या है, भाप बनकर ऊपर जाने लगता है और उसी भाप से फिर क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है। और वर्षा होती है तो वो बूंद बूंद नीचे आ जाती हैं। मैं एक पहाड़ पर गिरी। अब बरसात होती है तो पहाड़ों पर भी होती है। अब पहाड़ों पर बरसात हुई और अपने साथियों साथ
मैली कुचली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। तो इसमें क्या बताया गया है कि पहाड़ में पत्थर ही तो होते हैं, तो पानी जब पहाड़ में से नीचे आएगा तो पत्थर पत्थर होकर के तो आएगा, एक पत्थर से दूसरे पत्थर, यानी वो नीचे की ओर आ रहा है पानी। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। इसमें ये बताया गया है कि पानी में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर को भी तोड़ सकती है, पत्थर के टुकड़े कर सकती है, पत्थरों को खींच सकती है। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो पत्थरों चबा चबा कर हम ही बनाते हैं, यानी पानी है वो निरंतर गिरता जाता है। जैसे आपको पता है कि अनेक प्रकार की नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं, तो जब वो नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं ना, तो उससे क्या पत्थर कटते जाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपने विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता, सरिता कहते हैं नदी को। सरिता किसको कहते हैं? नदी को। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती रही। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि बूंद की इच्छा थी समतल भूमि देखने की, तो ऐसे वो एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता, सरिता होती है नदी। नदी के वे दिवस बड़े मजे के थे। नदी का पानी किस प्रकार से बादलों से वर्षा होती है, वो पर्वतों पर वो पानी गिरता है, पर्वतों के माध्यम से वो नदी निकलती है, वो नदी फिर समुद्र में जाकर मिल जाती है। बहुत अच्छे दिन थे वो। तो उसके लिए बताती है, हम कभी भूमि को काटते, अब नदी जो जाती है उससे तो भूमि का कटाव तो होता ही है, मिट्टी का कटाव तो होता ही है। कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते हैं। अब जो खोखले पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, वहाँ से यदि नदी गुजरेगी तो उससे तो पेड़ नीचे गिर ही जाएगा। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुँची। नगर के पास पहुँची, अभी आपको पता ही है कि कई नदियों का पानी है, कई झीलों का जो पानी होता है वो मीठा होता है, और उस पानी को लोग पीने के काम में भी लेते हैं। तो वही पानी है वो नगर के पास पहुंचा। मैंने देखा है नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। नदी के तट पर है एक ऊंची मीनार है और उसमें से काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बटी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। क्या न्योता दे दिया? जो ही मैं उसके पास पहुंचे, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। अब नगर है, नगर में रहने वाले लोग पानी तो पियेंगे ही। पानी पियेंगे तो पानी की सुविधा कहाँ से होगी? जो नदी जाती है, नहर जाती है, उनसे तो पानी पीते हैं। अब उससे पानी पीते हैं। ऐसे में लोगों ने क्या कर रखे हैं? नल लगा रखे हैं। नलों के माध्यम से उनके घरों में पानी पहुंचता है। तो नलों के माध्यम से घरों में पानी पहुंचता है तो पानी तो नल में से जा रहा है, तो इसलिए उसे बताया कि मैं नल में खींच ली गई, कि मैं तो उधर चली गई नगर में, और नगर में लोगों ने क्या कर रखे हैं? नल लगा रखे हैं, और पानी जब नल में जाएगा तो उसके लिए बताया है उसने कि मैं नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती रही। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी कि किस प्रकार से नल से बाहर आ जाऊं। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। यहाँ पर लेखक का उद्देश्य क्या है? लेखक का उद्देश्य लोगों को जागरूक करने का है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। यहाँ पर क्या था बताया गया है कि नल टूटा हुआ था। टूटे हुए नल में से तो पानी तो निकलेगा ही,
तो हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी संभावना दिखाई हो कि भाई कहीं पर पाइप टूटा हुआ है या टूटने वाला है, कहीं पर नल टूटा हुआ या टूटने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमें उसे पहले ही बदल देना चाहिए, जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। अब यहाँ पर नल टूटा हुआ था, ऐसे में पानी क्या है, लगातार बह रहा था। तो इसकी ओर लेखक ने हमें जागरूक किया है कि हमें जल संरक्षण करना चाहिए। ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि नल तो टूटा हुआ था, मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी, यानी जहाँ पर नल टूटा हुआ होगा पानी तो वहाँ से निकल जाएगा और पृथ्वी में समा गई, यानी पानी निकलता जाएगा और वो बहता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अब ओस की बूंद ने अपने बारे में बताया कि मैं बेर की जो पेड़ है इसके पास कैसे आई। तो वह बताती है कि नल टूटा हुआ था और उसमें से पानी निकल रहा था, वो उसकी बूंद भी उसी में थी और उसी से वो पृथ्वी में समा गई और अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस पेड़ के पास पहुंची। कहने का मतलब वो पानी बहता हुआ कहाँ पर चला गया, झाड़ी के पास चला गया। बेर का पेड़ क्या होता है, झाड़ी तो होता है, झाड़ी के पास चला गया। अब पानी झाड़ी के पास चला गया तो कहाँ जाएगा, झाड़ी की जड़ में जाएगा और झाड़ी की जड़ में जा कर के फिर क्या होगा कि वह उसी जड़ के माध्यम से तने में, शाखाओं में, पत्तों में पहुंच जाएगा। अब ओस की बूंद कहाँ पर चली गई, फिर पत्तों के माध्यम से बाहर आई थी, है ना, पत्तों के माध्यम से आई। तो वह कहती है हम वहीं रुकी, सूर्य निकल आए थे। अब पत्तों के माध्यम से बाहर आ गए, अब सूर्य निकल आए तो ओस की बूंद रहेगी या नहीं रहेगी, ओस की बूंद तो नहीं रहनी सूर्य निकलने पर। बस मैंने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो यहाँ पर लेखक ने हमें जल संरक्षण के बारे में बताया कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। इसी के अंतर्गत उसने ये भी बताया था कि पहले ये पृथ्वी एक आग का गोला थी, धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और ये पृथ्वी है वो ठंडी होती गई। इसमें यह भी बताया गया आग का गोला किस प्रकार से हुई, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक पिंड था जो सूर्य से कई गुना बड़ा था, वह सूर्य की ओर आ रहा था। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि यह सूर्य से टकराएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लेकिन उस पिंड की आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि सूर्य के 2 टुकड़े हो चुके थे और दूसरा टुकड़ा है उसके आकर्षण शक्ति के कारण उसका पीछा करते करते आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो एक खिंचाव सहन नहीं कर पाया और उसके भी कई टुकड़े हो गए और उसमें एक टुकड़ा बना पृथ्वी। यानी पृथ्वी पहले क्या था, एक आग का गोला था। धीरे धीरे समय बदलता गया और फिर ये पृथ्वी भी ठंडी होती गई। इस प्रकार से इसमें बताया गया है ना। तो इस पाठ को आपको, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। इसके प्रश्न उत्तर मैं थोड़ी देर में आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।